अगर हम कल्पना करें कि एक कोई खेल चल रहा है और एक टीम पूरी ईमानदारी से खेलती है, आयोजकों के बनाए सारे नियम मानती है ठीक है। और शानदार प्रदर्शन करती है, अपने सारे लक्ष्य भी समय से पहले हासिल कर लेती है। लेकिन जब मैच खत्म होता है और इनाम देने का वक्त आता है, तो आयोजक उनके पास आकर कहते हैं कि देखिए, आपने बहुत अच्छा खेला, सारी नीतियां मानी, इसलिए अब से इस खेल में आपकी ताकत और आपका प्रभाव आधा कर दिया जा रहा अरे बाप रे! ये तो मतलब सुनने में ही बहुत अजीब और अनुचित लगता है ना? बिल्कुल। लेकिन आज हम इस डीप डाइव में जिन दस्तावेजों, आंकड़ों और रिसर्च को खंगालने वाले हैं, वो इशारा करते हैं कि भारत के सबसे सफल और विकसित राज्यों के साथ ठीक ऐसा ही होने वाला है। हम्म। तो आज का हमारा बुनियादी सवाल यही है, क्या एक सफल राज्य होना किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक रूप से नुकसानदायक साबित हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सतह पर तो बहुत साधारण लगता है, लेकिन अगर हम इसके भीतर झांकें तो यह भारत के भविष्य की राजनीति, सत्ता के संतुलन और हमारे संघीय ढांचे को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखता है। बिल्कुल। हम अक्सर यह मानकर चलते हैं कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में अगर नीतियां सफल होती हैं तो उसका फायदा पूरे देश को मिलता है और उस क्षेत्र का प्रभाव बढ़ता है। लेकिन जब हम जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफी और चुनावी प्रतिनिधित्व के गणित को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर काफी उलझ जाती है। और इसी उलझी हुई तस्वीर को सुलझाने के लिए आज हमारी इस चर्चा का आधार है श्रुति राजगोपालन द्वारा लिखा गया एक बेहद महत्वपूर्ण लेख। हाँ, ये लेख काफी गहराई से इस विषय पर बात करता है। बिल्कुल। और ये लेख परिसीमन यानी डीलिमिटेशन के उस मंडराते हुए संकट पर रोशनी डालता है जो आने वाले कुछ ही सालों में हमारे सामने खड़ा होने वाला है। सीधे शब्दों में कहें तो परिसीमन का मतलब है उन जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटों की सीमाओं और उनकी संख्या को फिर से तय करना। सही कहा। और हमें ये समझना होगा कि ये सिर्फ चुनाव आयोग के दफ्तर में होने वाला कोई कागजी काम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक व्यक्ति एक वोट के उस बुनियादी लोकतांत्रिक सिद्धांत और उन राज्यों के बीच का एक सीधा टकराव है जिन्होंने बीते दशकों में जनसंख्या नियंत्रण में अपार सफलता हासिल की है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब इस टकराव की असल जड़ कहाँ है? इस टकराव की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। भारतीय संविधान ने शुरुआत में ये नियम बनाया था कि हर 10 साल में होने वाली जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का बंटवारा दोबारा किया जाएगा, ताकि संतुलन बना रहे। हाँ, इसका मकसद बहुत साफ था, ये सुनिश्चित करना कि संसद का हर सदस्य लगभग समान संख्या में नागरिकों का प्रतिनिधित्व करे। लेकिन 1976 में एक बहुत बड़ा नीतिगत मोड़ आया। आपातकाल के उस दौर में 1971 की जनगणना को आधार मानकर इस परिसीमन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई, जिसे हम फ्रीज कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल, सीटों को फ्रीज कर दिया गया। लेकिन रुकिए, यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या ये रोक लगाना अलोकतांत्रिक नहीं था? मतलब अगर उत्तर भारत में सच में ज्यादा लोग हैं तो एक व्यक्ति एक वोट के सीधे गणित के हिसाब से उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी ही चाहिए ना। क्या हम सिर्फ इसलिए किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को उनका हक देने से मना कर सकते हैं क्योंकि उनकी आबादी तेजी से बढ़ गई है? लोकतंत्र में तो संख्या बल ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत ही जायज सवाल है और यही इस पूरी बहस का सबसे बड़ा विरोधाभास है। देखिए, 1970 के दशक में भारत के सामने जनसंख्या विस्फोट एक बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा था। हाँ, उस वक्त तो सरकार काफी प्रचार भी कर रही थी। बिल्कुल। केंद्र सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता जनसंख्या नियंत्रण यानी परिवार नियोजन थी और उस वक्त दक्षिण भारत के राज्यों ने एक बहुत बड़ी चिंता जाहिर की। उनका कहना था कि अगर वे सरकार की बात मानकर अपनी आबादी कम करते हैं और उत्तर भारत के राज्य ऐसा नहीं करते तो अगले परिसीमन में दक्षिण भारत की लोकसभा सीटें कम हो जाएंगी। मतलब उन्हें उनके अच्छे काम की सजा मिलेगी। एकदम सही। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इसी डर को खत्म करने और उन्हें सुरक्षित महसूस कराने के लिए ही संविधान में संशोधन करके सीटों के संख्या को 1971 की आबादी पर फ्रीज कर दिया गया। मकसद ये था कि सभी राज्यों को जनसंख्या नियंत्रण के उपाय लागू करने का समान अवसर मिले। अच्छा, तो मतलब ये एक तरह का तात्कालिक समाधान था ताकि परिवार नियोजन के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। जी बिल्कुल। लेकिन इस रुकी हुई प्रक्रिया ने जमीनी स्तर पर एक बहुत गहरी खाई पैदा कर दी है।
अगर हम श्रुति राजगोपालन के लेख में दिए गए आंकड़ों को देखें तो समझ आता है कि 1971 के बाद से भारत के जनसांख्यिकीय नक्शे में कितना बदलाव आया है। वाकई बदलाव बहुत विशाल है। उत्तर भारत के राज्यों जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश में तो जनसंख्या में भारी वृद्धि जारी रही, जबकि दूसरी ओर दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल और तमिलनाडु ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास पर ध्यान देकर अपनी प्रजनन दर को बहुत तेजी से कम किया। और इसी अलग अलग रफ्तार का नतीजा है खराब प्रतिनिधित्व, या जिसे राजनीति विज्ञान में मेल अपॉर्शनमेंट गैप कहा जाता है। मेल अपॉर्शनमेंट गैप। हाँ, ये खाई आज इतनी चौड़ी हो चुकी है कि इसके आंकड़े सच में हैरान करते हैं। आज की तारीख में केरल में एक लोकसभा सांसद लगभग 17.5 लाख यानी 1.75 मिलियन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। बाप रे। वहीं अगर आप उत्तर प्रदेश या राजस्थान जैसे राज्यों की तरफ देखें तो वहाँ एक सांसद 25 से 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अगर हम इसका सीधा गणित निकालें तो आज केरल के एक वोटर की ताकत बिहार या उत्तर प्रदेश के वोटर की तुलना में बहुत ज्यादा हो गई है ना? बिल्कुल, आनुपातिक रूप से ज्यादा है। संसद में केरल के मतदाता का प्रभाव ज्यादा है क्योंकि वहां कम लोगों पर एक प्रतिनिधि मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर भारत के नागरिक भी ये कह सकते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हाँ, क्योंकि उनके लाखों वोटरों की आवाज संसद में उस तरह नहीं गूंज रही है जैसी गूंजनी चाहिए। सही बात है। और यही वो बिंदु है जहां एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत और नीतिगत सफलता आपस में सीधे सीधे टकराते हैं। उत्तर भारत का तर्क है कि उनके नागरिकों को समान प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा, जो कि लोकतांत्रिक समानता के खिलाफ है। जबकि दक्षिण के राज्यों का तर्क है कि उन्होंने राष्ट्रीय नीतियों का पालन किया, मानव विकास सूचकांक में सुधार किया, तो क्या अब उन्हें राष्ट्रीय पटल पर हाशिए पर धकेल दिया जाएगा? इसमें आप किसी एक पक्ष को पूरी तरह गलत नहीं ठहरा सकते। बिल्कुल नहीं, दोनों के अपने अपने मजबूत तर्क हैं और यह स्थिति सन 1971 से लगभग वैसी ही चली आ रही है। लेकिन असली चिंता की बात तो भविष्य में छिपी है। 2026 के बाद जब भी अगली जनगणना होगी तो ये फ्रीज हट जाएगा। जी। संविधान के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार सीटों का दोबारा बंटवारा करना ही होगा, और जब ऐसा होगा तब क्या तस्वीर उभरेगी? लेख में दिए गए अनुमानित आंकड़े इस बात की बहुत साफ तस्वीर पेश करते हैं। एकदम। श्रुति राजगोपालन के लेख में 2026 के जनसांख्यिकीय अनुमानों के आधार पर एक बहुत ही स्पष्ट डेटा टेबल दिया गया है। अगर हम मान लें कि लोकसभा की कुल सीटें 543 ही रहती हैं और इन्हें 2026 के अनुमानित जनसंख्या के आधार पर दोबारा बांटा जाता है, तो जो बदलाव होगा वो भारतीय राजनीति के भूगोल को पूरी तरह से पलट कर रख देगा। यहाँ से विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। उन आंकड़ों पर गौर करना जरूरी है। अगर नई आबादी के हिसाब से 543 सीटों को बांटा जाए तो उत्तर प्रदेश को सीधे 12 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी, यानी उनकी ताकत 80 से बढ़कर सीधे 92 हो जाएगी। बिहार को 10 अतिरिक्त सीटें मिलेंगी जिससे वे 40 से 50 पर आ जाएंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों को भी बड़ा फायदा होगा। और अब इस तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखिए। तमिलनाडु अपनी 10 सीटें खो देगा, वो 39 से घटकर 29 पर आ जाएगा। 10 सीटें, बाप रे। हाँ, और केरला 7 सीटें खोएगा, 20 से 13 पर आ जाएगा। और आंध्र प्रदेश को 5 सीटों का नुकसान होगा, जो 25 से 20 पर आ जाएगा। तो हम लगभग 42 सीटों के सीधे सीधे ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल। हिंदी भाषी राज्यों को 42 सीटों का फायदा होगा और दक्षिण व पश्चिमी राज्यों को ठीक 42 सीटों का नुकसान होगा। जरा सोचिए, 42 सीटें, ये कोई मामूली राजनीतिक बदलाव नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक चुनाव जीतने या हारने का सवाल नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर 42 सीटों के खिसकने का मतलब है कि संविधान में संशोधन करने, राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे तय करने और राष्ट्रीय नीतियां बनाने की ताकत पूरी तरह से एक खास भौगोलिक क्षेत्र के हाथ में केंद्रित हो जाना। इसी को तो राजनीति में बार्गेनिंग पावर या सौदेबाजी की ताकत कहते हैं। जब कोई राज्य संसद में अपनी सीटें खोता है तो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मनवाने की उसकी क्षमता भी कम हो जाती है। सही बात है। सत्ता का ये बदलाव इस बात को तय करेगा कि भारत की नीतियां किस दिशा में बनेंगी। ये एक क्षेत्र के पूर्ण राजनीतिक दबदबे की शुरुआत और दूसरे क्षेत्र के हाशिए पर जाने की कहानी बन सकता है।
तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? क्योंकि सत्ता का ये ट्रांसफर सिर्फ कानून बनाने तक सीमित तो रहेगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लोकसभा में आपकी आवाज कमजोर होती है तो इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि देश का खजाना कैसे बढ़ता है। और यहीं से इस पूरी चर्चा का सबसे संवेदनशील और शायद सबसे कड़वा हिस्सा शुरू होता है, टैक्स का पैसा और राजकोषीय असंतुलन। लेखिका ने इस बात को बहुत ही प्रमुखता से उठाया है। असली समस्या सिर्फ ये नहीं है कि जनसांख्यिकीय वृद्धि कहाँ हो रही है। असली समस्या वो गहरी खाई है जो जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक योगदान के बीच पैदा हो गई है। हाँ। अगर हम भारत के कर राजस्व यानी टैक्स रेवेन्यू के आंकड़ों को देखें तो कम प्रजनन दर वाले और अधिक संपन्न राज्य, खासकर दक्षिण और पश्चिमी भारत के राज्य, देश के कुल टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा पैदा करते हैं। वहाँ बड़े उद्योग हैं, आईटी सेक्टर है। बिल्कुल, और प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है। इसे समझने के लिए एक कंपनी के बोर्ड रूम की तरह सोचिए। मतलब दक्षिण के राज्य वो प्रमुख शेयर होल्डर हैं जो कंपनी में सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और कंपनी को भारी मुनाफे मिला रहे हैं। बहुत सटीक उदाहरण है ये। और जब उस मुनाफे को बांटने या कंपनी के फैसले लेने के लिए वोटिंग का समय आता है तो उनके शेयर की वैल्यू और उनकी कुर्सियां कम कर दी जाती हैं क्योंकि उनके परिवार में सदस्य कम हैं। जी। वे न सिर्फ बोर्ड रूम में अपनी कुर्सी हार रहे हैं बल्कि उनका कमाया हुआ मुनाफा उन शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है जो उनकी कुर्सी छीन रहे हैं। इसे ही लेख में दोहरी मार या डबल पेनल्टी कहा गया है ना? बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये दोहरी मार का सिद्धांत इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी दरार है। हमारे देश के वित्तीय ढांचे में केंद्र सरकार ज्यादातर बड़े टैक्स जैसे इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स इकट्ठा करती है। फिर वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर उस पैसे को राज्यों के बीच बांटा जाता है। इस बंटवारे का एक बहुत बड़ा आधार जनसंख्या और गरीबी होता है। मतलब जो राज्य जितना ज्यादा गरीब होगा और जिसकी आबादी जितनी ज्यादा होगी उसे केंद्र से उतना ही ज्यादा पैसा मिलेगा। सही कहा। लेकिन एक नजरिए से देखा जाए तो एक मजबूत संघीय ढांचे में ऐसा होना आम बात भी तो है। अमीर राज्य हमेशा से कम विकसित राज्यों की मदद करते आए हैं और ये एक राष्ट्र के रूप में साथ चलने की बुनियादी शर्त है कि जहां जरूरत ज्यादा है वहां पैसा लगाया जाए। ये बात सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल सही है। संसाधनों का पुनर्वितरण हर बड़े देश में होता है, लेकिन लेखिका जिस ओर इशारा कर रही हैं वो स्थिति इस सामान्य पुनर्वितरण से बहुत आगे निकल चुकी है। अच्छा, कैसे? देखिए, जब वो पुनर्वितरण इस हद तक पहुंच जाए कि पैसा देने वाले राज्य खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगे और सबसे बढ़कर जब उनकी आर्थिक सफलता ही उनकी राजनीतिक कमजोरी का कारण बन जाए, तब पूरा संघीय ढांचा चरमराने लगता है। मतलब एक लिमिट क्रॉस हो गई है। हाँ, दक्षिण के राज्यों के मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि हम अपना पैसा भी दें और अपनी राजनीतिक आवाज भी खो दें, तो फिर इस व्यवस्था में हमारे लिए क्या बचा है? वाकई इस अथाह गहराई और समस्या की गंभीरता को समझने के बाद दिमाग स्वाभाविक रूप से समाधान की तरफ दौड़ता है। इस संकट से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? अक्सर जब भी इस विषय पर बात होती है तो एक सीधा सा सुझाव सामने आता है, लोकसभा की कुल सीटों की संख्या बढ़ा देना। जी, ये सुझाव बहुत आम है। जैसे नई संसद भवन में ज्यादा सांसदों के बैठने की क्षमता है तो क्यों ना 543 सीटों को बढ़ाकर 850 कर दिया जाए। इससे जिन राज्यों की आबादी बड़ी है उन्हें नई सीटें मिल जाएंगी और दक्षिण के राज्यों की वर्तमान सीटें कम नहीं होंगे। क्या ये एक आसान समाधान नहीं है? सुनने में ये समाधान बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन लेखिका श्रुति राजगोपालन का इस पर बहुत ही स्पष्ट और तार्किक जवाब है। उनका कहना है कि सिर्फ सीटों की संख्या बढ़ा देना इस अंतर्निहित समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों? इसे प्रतिशत और अनुपात के गणित से समझना होगा। अगर आप कुल सीट बढ़ाकर 850 कर भी देते तो भी वो बंटवारा तो 2026 की आबादी के हिसाब से ही होगा ना। हाँ, मतलब अगर उत्तर प्रदेश को 850 में से 140 सीटें मिल जाती हैं और केरल की सीटें 20 ही रहती हैं तो संसद के भीतर केरल का जो प्रतिशत या वजन है वो तो सिकुड़ जाएगा। एकदम सही पकड़े हैं। कुल संख्या बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर निर्णय लेने में आपकी हिस्सेदारी का प्रतिशत गिर रहा हो।
उनकी आवाज पहले के मुकाबले और भी कमजोर हो जाएगी। बात है। इसलिए लेख में 2 मूलभूत और बड़े बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं जो भारतीय संघवाद की दिशा को एक नया आकार दे सकते हैं। ये दोनों सुझाव सिर्फ सीटों के गणित से आगे जाकर व्यवस्था को सुधारने की बात करते हैं। तो श्रुति राजगोपालन के लेख में पहला समाधान क्या सुझाया गया है? पहला समाधान है वित्तीय विकेंद्रीकरण या फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये है कि कर व्यवस्था में इस तरह के सुधार किए जाएं कि राज्यों को अपने द्वारा कमाए गए संसाधनों और टैक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा सीधे अपने पास रखने की अनुमति मिल जाए। अच्छा, ताकि उन्हें बार बार केंद्र की तरफ ना देखना पड़े। बिल्कुल। वर्तमान में वे बहुत हद तक केंद्र सरकार के पुनर्वितरण या वित्त आयोग पर निर्भर हैं। अगर सबल राज्यों को आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र कर दिया जाए तो राजनीतिक सीटों का कम होना शायद उन्हें उतना नहीं छुभेगा, क्योंकि उनके पास अपने विकास के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन होंगे। मतलब जो राज्य कमा रहा है उसे अपना पैसा खुद अपनी नीतियों पर खर्च करने की आज़ादी मिले, ताकि उसे ये ना लगे कि उसकी मेहनत की कमाई किसी और के राजनीतिक दबदबे को मजबूत करने में जा रही है। बिल्कुल। ये अर्थव्यवस्था के स्तर पर एक बड़ा कदम है। बिल्कुल। और दूसरा प्रस्ताव क्या है? दूसरा प्रस्ताव विशुद्ध रूप से राजनीतिक और संस्थागत है। वो है राज्यसभा का पुनर्गठन। वर्तमान में हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें भी राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में ही तय होती है। हाँ। उत्तर प्रदेश से 31 राज्यसभा सांसद आते हैं, जबकि केरल से सिर्फ 9। लेखिका का सुझाव है कि राज्यसभा को इस तरह बदला जाए कि उसमें सभी राज्यों को समान शक्ति मिले, चाहे उनकी जनसंख्या कुछ भी हो। ये बिल्कुल अमेरिका के सीनेट की तरह होगा। अमेरिका की सीनेट का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। मतलब वहां चाहे कैलिफोर्निया जैसा विशाल राज्य हो या रोड आइलैंड जैसा छोटा राज्य, हर राज्य से ठीक 2 सेनेटर चुनकर आते हैं। जी। इसका मतलब है कि ऊपरी सदन में हर राज्य की ताकत बराबर होती है। बिल्कुल। और अगर भारत में ऐसा किया जाता है तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव धन विधेयकों यानी मनी बिल्स और बड़े नीतिगत बदलावों पर पड़ेगा। इससे राज्यों को एक तरह का वीटो अधिकार मिल जाएगा। यानी अगर लोकसभा जहां अधिक आबादी वाले उत्तर भारतीय राज्यों का दबदबा है, कोई ऐसा कानून या बजट लाती है जो आर्थिक रूप से उत्पादक लेकिन कम आबादी वाले राज्यों के हितों के खिलाफ है, तो राज्यसभा उस पर रोक लगा सकेगी। एकदम सही, क्योंकि वहां सभी राज्यों का प्रभाव समान होगा। ये कदम छोटे और कम आबादी वाले राज्यों को एक जनसंख्या बहुल लोकसभा के पूर्ण वर्चस्व से बचाएगा और व्यवस्था में संतुलन पैदा करेगा। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना है। अमेरिका के सीनेट का मॉडल वहां के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन भारत जैसे भारी विविधता, विभिन्न भाषाओं और जटिलताओं वाले देश में क्या ये कदम बहुत भारी नहीं पड़ेगा? ये एक जायज चिंता है। मतलब अगर हम हर राज्य को बराबर ताकत देकर वीटो की शक्ति दे देंगे तो क्या रोजमर्रा के काम नहीं रुक जाएंगे? छोटे से छोटे राज्य भी बड़े राष्ट्रीय फैसलों को अटका सकेंगे। क्या हम खराब प्रतिनिधित्व की एक समस्या को सुलझाने के लिए पॉलिसी पैरालिसिस या कामकाज ठप होने की एक बिल्कुल नई और भयंकर समस्या तो नहीं खड़ी कर रहे हैं? इससे एक बहुत अहम सवाल खड़ा होता है। और आपकी ये चिंता व्यवहारिक रूप से बिल्कुल सही है। एक बड़े लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और वीटो पावर के कारण पैदा होने वाले गतिरोध के बीच हमेशा एक रस्साकशी होती है। हाँ। अमेरिका खुद कई बार इस गतिरोध का शिकार होता है, लेकिन हमें लेखिका की मुख्य चेतावनी और उस दर्द को समझना होगा जो इस पूरे विवाद के केंद्र में है। वो चेतावनी क्या है? उनका कहना है कि यदि हमने राजकोषीय संघवाद की दोबारा कल्पना नहीं की और परिसीमन से पैदा होने वाले इन भूचालों को नजरअंदाज किया तो इसके परिणाम बहुत भयंकर हो सकते हैं। देश के सबसे अधिक उत्पादक, शिक्षित और सफल क्षेत्र खुद को राष्ट्रीय मुख्य धारा से कटा हुआ और अलग थलग महसूस करने लगेंगे। जब एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र को लगने लगता है कि राष्ट्रीय राजनीति में उसकी कोई आवाज नहीं बची है और उसका काम सिर्फ टैक्स भरना रह गया है, तो एक बहुत बड़ी दरार आ सकती है। बिल्कुल। ये भावना संवैधानिक समानता और राष्ट्रीय एकता के उस वादे के बिल्कुल खिलाफ होगी जिस पर इस देश की नींव रखी गई है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली बात है। इस पूरी चर्चा का अगर हम सार निकालें
तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि 2026 के परिसीमन का ये संकट केवल नक्शे पर नई लकीरें खींचने या संसद के भीतर कुछ कुर्सियां घटाने बढ़ाने का तकनीकी मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दरअसल इस बात का फैसला करने का वक्त है कि भारत का लोकतंत्र अपने सबसे सफल राज्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या हम शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसी सफलताओं को पुरस्कार करते हैं या बहुसंख्यक आबादी के वजन के नीचे उसे दबा देते हैं? और ये संतुलन साधना ही आने वाले दशक में भारतीय नीति निर्माताओं और लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत, अर्थव्यवस्था की सच्चाइयों और राष्ट्रीय एकता को एक साथ लेकर चलना कोई आसान काम नहीं है। नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं है। इसके लिए बहुत गहरी राजनीतिक इच्छा शक्ति और रचनात्मक सोच की जरूरत होगी। इसमें कोई शक नहीं है। और आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले हम चाहते कि हम सब एक ऐसे प्रश्न पर विचार करें जो आज के इन दस्तावेजों से ही उपजा है, लेकिन हमें इस मुद्दे को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर करता है। जी। अगर लोकतंत्र का सबसे बुनियादी और पवित्र आधार एक व्यक्ति एक वोट है, तो हम एक ऐसे विशाल संघीय ढांचे में उस समानता को कैसे संतुलित कर सकते हैं जहां भूगोल, अलग अलग रफ्तार से बढ़ती अर्थव्यवस्था और दशकों पुरानी ऐतिहासिक नीतियों लोगों की सामूहिक सौदेबाजी या कहें कलेक्टिव बार्गेनिंग की शक्ति को मौलिक रूप से असमान बना देती हैं? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है ना? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक आसान, जादुई या गणितीय जवाब नहीं है, लेकिन इस पर विचार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत में लोकतंत्र सिर्फ नियम बनाने या चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि व्यवस्था के भीतर हर हिस्सेदार को ये महसूस हो कि उसकी आवाज के कोई मायने हैं। बिल्कुल सही कहा। इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। सोचने के लिए बहुत कुछ है।